यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गंगा पांडे रत्न द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के बारे में, जो कि बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ये कुछ अपने जिलों से अलग हुए यानी नव सृजित जिलों के लिए भी निर्धारित है, जैसे कि अमेठी। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। ये 7 सर्गों में बटा हुआ है। ये सर्ग है अरावली, लक्ष्मी, प्रताप, दौलत, चिंता, पृथ्वीराज, भामाशाह आदि। इन सर्गों को समझना सबसे आसान है। जैसे भारत का नक्शा सबसे पहले कहां शुरू होता है? हिमालय पर्वत से। उसी तरह ये जो खंडकाव्य है वो भी एक पर्वत श्रृंखला से शुरू होता है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। किसी की भी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? मां। तो इस खंडकाव्य का जो दूसरा सर्ग है, द्वितीय सर्ग है, वो भी इस खंडकाव्य में जो बच्चे हैं उनकी मां के ऊपर है, यानी लक्ष्मी जी के ऊपर है। किसी भी पत्नी के लिए सबसे प्रिय उसका पति होता है, ठीक है। तो लक्ष्मी जी के पति यानी रानी लक्ष्मी के पति प्रताप है, तो इस खंडकाव्य का तीसरा सर्ग प्रताप नाम पर है। किसी भी बाप के लिए सबसे ज्यादा प्रिय उसकी बेटी होती है, सबसे दुलारी उसकी बेटी होती है। इसलिए प्रताप के बाद प्रताप की जो सबसे दुलारी बेटी थी यानी दौलत, जो शत्रु पक्ष से उसके पास शरण में आई थी, शरणागत थी, तो चौथा सर्ग दौलत के नाम पर है। पांचवा सर्ग इन सब की चिंताओं के बारे में है, खास तौर से महाराणा प्रताप की चिंताओं के बारे में है। छठा सर्ग महाराणा प्रताप की चिंता के निवारण हेतु पृथ्वीराज, जो कि अकबर के मित्र और कवि हैं, वो उनके पास उनकी चिंताओं का, उनकी समस्या का निवारण लेकर पहुंचते हैं और भामाशाह के बारे में बताते हैं। और अगला और लास्ट और अंतिम सर्ग भामाशाह के बारे में ही है। इस तरह आप बहुत आसानी से ये सारे सर्ग नाम से याद कर सकते हैं। पहला सर्ग जैसे आपको पहले ही पता चल गया है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला से शुरू होता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान का बॉर्डर के रूप में है, जो राजस्थान की बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा करता है। और पर्वत श्रृंखला है तो यहाँ पर ऋषि मुनि जरूर होते हैं। तो ऋषि मुनि वहां पर तपस्या करते थे, और ऋषि मुनि तपस्या करेंगे तो वेद मंत्र जरूर पढ़ेंगे, और पहाड़ों में आवाजें गूंजती हैं। तो ऋषि मुनि की मंत्रों की आवाज उन पहाड़ों में गूंजती रहती थी। महाराणा प्रताप जब अकबर की सेना से पराजित हुए तो उन्होंने इसी जंगल की तरफ, इन्हीं अरावली पहाड़ों की तरफ आए और यहीं पर शरण ली। उनके साथ उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री दौलत भी थी। सर्ग का अंत उनकी पत्नी, जो अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठी हुई है और चिंता में मग्न है, भविष्य की चिंता में मग्न है, भविष्य की चिंता में डूबी हुई है कि आगे क्या होगा, से होती है। पहला सर्ग जहां पर खत्म होता है, दूसरा सर्ग वहीं से शुरू होता है। रानी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि राणा यानी राणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए शत्रु के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। मैं भी उनके साथ हर कष्ट सहने को तैयार हूं, हर कष्ट भोगने को तैयार हूं, लेकिन मुझसे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। कुमार्गी लोग तो जीवन का सुख भोगे और जो सच्चे मार्ग पर हो वह दुख झेले। कुछ इस प्रकार से वो विलाप करती हैं। राणा प्रताप जब उनकी ये बात सुनते हैं तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। रानी लक्ष्मी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहकर अंदर चली जाती है। राणा प्रताप को ये देखकर राणा प्रताप की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहां पर इस सर्ग का अंत हो जाता है। पहला सर्ग जहां पर खत्म होता है, दूसरा सर्ग वहीं से शुरू होता है। रानी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि राणा यानी राणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए शत्रु के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। मैं भी उनके साथ हर कष्ट सहने को तैयार हूं, हर कष्ट भोगने को तैयार हूं, लेकिन मुझसे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। कुमार्गी लोग तो जीवन का सुख भोगे और जो सच्चे मार्ग पर हो वह दुख झेले। कुछ इस प्रकार से वो विलाप करती हैं। राणा प्रताप जब उनकी ये बात सुनते हैं तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। रानी लक्ष्मी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहकर अंदर चली जाती है। राणा प्रताप को ये देखकर राणा प्रताप की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहां पर इस सर्ग का अंत हो जाता है। तीसरा सर्ग वहीं से शुरू होता है जहां से दूसरा सर्ग खत्म होता है। राणा प्रताप भविष्य की चिंताओं में डूबे हुए हैं कि वे साधनहीनता यानी साधनहीन होते हुए
शत्रु पक्ष का कैसे सामना करेंगे। वो सोचते हैं कि मान सिंह जैसा वीर भी अकबर के इशारों पर नाच रहा है। अकबर ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सारे राजपूतों को उनसे अलग थलग कर दिया है। सारे राजपूत अकबर से जाकर मिल गए हैं। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी अकबर से जाकर मिल गया है। वो सोचते हैं कि जब शक्ति सिंह की आत्मा उसे धिक्कारेगी तब वो वापस मुझसे आकर मिल जाएगा, लेकिन अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वे अकबर से नहीं मिले तो आज वे किस दशा को पहुंच गए हैं। वे दौलत के विषय में भी विचार करते हैं और सिसोदिया वंश की आन बान शान को अपने पास ससम्मान रखने का संकल्प करते हैं। साथ में ही वे अपने साधनहीन होने पर भी विचार करते हैं और अकबर से युद्ध के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। 5वें सर्ग में दौलत वृक्षों की छाया में चिंता में डूबी हुई बैठी हुई है। वो अपने पिछले जीवन के बारे में, महलों के बारे में सोच रही है। वो सोचती है कि वहां पर भोग विलास तो बहुत था, लेकिन वहां पर कटुता ही कटुता थी, प्रीति नहीं थी, प्यार नहीं था। उसे अपना विगत जीवन यानी महलों का जीवन अच्छा नहीं लगता, उसे महाराणा की कुटिया अच्छी लगती है। वह महाराणा के विषय में सोचते हुए कहती है कि अकबर यह क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। वह शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप की आपस में तुलना भी करती है और कहती है कि ये सूर्य है और वह दीपक है, यानी कि महाराणा प्रताप सूरज है और शक्ति सिंह दीपक है। वह महाराणा प्रताप के लिए दिल से कुछ करना चाहती है, तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और यहीं पर यह सर्ग खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 5वें सर्ग चिंता में सबसे पहले दौलत और राणा प्रताप के बीच में जो संवाद होता है वो दिखाया जाता है। राणा प्रताप दौलत से पूछते हैं, बेटी तुम्हारी उदासी का क्या कारण है, क्या वजह है कि तुम इतनी चिंता में डूबी हुई हो। दौलत कहती है कि मैं तो यहां सुखी हूं, पर आप सब पर बोझ बन गई हूं। इस पर राणा कहते हैं, पागल हो गई हो क्या, तेरे होने से तो मुझे एक बेटी मिल गई है। इस पर दौलत रानी लक्ष्मी के दुख का वर्णन करते हुए कहती है कि रानी लक्ष्मी अंदर ही अंदर दुख का विष पी रही हैं। मैं उनका दुख दूर करना चाहती हूँ, उन्हें दिलासा देना चाहती हूँ, लेकिन उनसे कुछ भी कहते हुए सहमती हूँ। कृपया आप मेरे साथ चलें, मैं उनका दुख बांटने की कोशिश करूंगी। दोनों कुटिया के अंदर जाते हैं। दौलत रानी लक्ष्मी से उनकी उदासी का कारण पूछती है। रानी लक्ष्मी पूरे परिवार को अभागा बताती है। राणा प्रताप मेवाड़ को मुक्त कराने का निश्चय करते हैं और सिंधु देश से मदद लेने का निश्चय करते हैं और अगले ही दिन वे वहां से प्रस्थान करने का निश्चय करते हैं। यहां पर यह सर्ग अंत हो जाता है। अगले सर्ग में एक अनुचर पत्र लेकर आता है। यह पत्र पृथ्वीराज द्वारा होता है। पृथ्वीराज अकबर के मित्र और कवि हैं। वे राणा प्रताप को अकबर से युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। राणा प्रताप अपनी साधनहीनता के विषय में बताते हैं कि ना उनके पास युद्ध है, ना हथियार है। तो वे भामा शाह का परिचय देते हैं और कहते हैं कि भामा शाह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है और वह भामा शाह को राणा प्रताप से मिलाने के लिए राणा प्रताप की आज्ञा भी मांगते हैं। यह अंतिम सर्ग भामा शाह के नाम पर है। राणा प्रताप भविष्य की चिंता में डूबे हुए बैठे हैं। तभी हिरणों का एक समूह उनके पास से गुजरता है और अचानक मातृभूमि की जय जयकार करते हुए भामा शाह वहां पर आ जाते हैं और भामा शाह अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति को राणा प्रताप को देने के लिए कहते हैं। राणा प्रताप यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पराया धन है। तब भामा शाह राणा प्रताप को समझाते हैं कि यह उनका अपना धन है। यह सुनते ही राणा प्रताप भामा शाह को गले लगा लेते हैं। फिर राणा प्रताप के अंदर नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा आ जाती है। वे देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं और यहीं पर यह पूरा खंडकाव समाप्त हो जाता है। आशा है बच्चों आपको ये पूरा खंडकाव का सारांश बहुत आसानी से पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम अपनी क्लास का, अपनी कक्षा का अंत करते हैं, समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।